नमस्कार विद्यार्थियों। हमने कपड़ों के बारे में पिछले वीडियोस में बहुत सारी बातें देखी और आगे वाले वीडियोस में भी हम बहुत सारी बातें देखेंगे। जो हम टेक्सटाइल का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, टेक्सटाइल के बारे में जो हम जानकारी ले रहे हैं, वो आपको जानकारी के लिए बता दें कि वह यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा में फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। इसके बारे में हम देख रहे हैं। हम देखते हैं परिसज्जा क्या होती है। वस्त्रों के ऊपर परिसज्जा यानी वस्त्रों को सुंदर बनाना, वस्त्रों का मेकअप करना। अगर हम लेमैन की भाषा में बोले तो वस्त्रों में क्या होता है, बुनाई करते समय चाहे वो कृत्रिम रेशे से बनाए जाए, चाहे वह प्राकृतिक रेशे से बनाए जाए, हर कपड़ों के अंदर कुछ ना कुछ कमी अवश्य होती है। कुछ ना कुछ कमी को हमें दूर करना पड़ता है। तो इन कमियों के वस्त्र बनने के पश्चात जो वस्त्र के अंदर जो कमियां रह जाती हैं, उन कमियों को दूर करना ही परिसज्जा कहलाता है। कपड़ों का विभिन्न तरीके से उनकी कमियां को दूर करना परिसज्जा कहलाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम देखें कि सूती वस्त्र होता है वो बहुत ज़्यादा क्रीज वाला होता है कि अगर आप कहीं एक बार आपने बैठ गए तो उसके ऊपर तुरंत ही क्रीज लग जाती है, उसके ऊपर सलवटें तुरंत पड़ जाती हैं। यह एक जो सूती वस्त्र है उसकी एक कमी कह सकते हैं आप। अब हमें परिसज्जा के द्वारा वस्त्रों की उसकी कमी को दूर करते हैं। तो हम, क्योंकि उसका बेसिक स्वभाव है कि उसमें सलवटें पड़ती हैं, तो वह दूर नहीं हो सकता है, परंतु हम कुछ इस तरीके की उसके ऊपर परिसज्जा कर लेते हैं कि उसके ऊपर सलवटें तो पड़े, पर इतना नहीं कि आप एक बार में ही उसमें इतनी सलवटें पड़ जाएं कि आपको तुरंत उसको प्रेस पे देना पड़े। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वस्त्रों की परिसज्जा से तात्पर्य होता है कि वस्त्रों के अंदर जो गुण होते हैं उन गुणों को बढ़ाना और जो अवगुण होते हैं उन अवगुणों को घटाना ही वस्त्रों की परिसज्जा होती है। अब हम देखते हैं वस्त्रों की परिसज्जा के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो वस्त्रों की परिसज्जा का प्रथम उद्देश्य होता है वस्त्रों के बाहरी रूप को सुधारना और आकर्षक बनाना। आप देखेंगे जब लूम से उतर के वस्त्र आता है तो बड़ा ही अजीब सा लिजा सा, उसका कोई शेप नहीं होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, उसके कोई आकर्षण नहीं होता है। तो विभिन्न विधियाँ, अब परिसज्जा की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, इसके बाद उद्देश्य के बाद हम इस विधियों के बारे में देखेंगे। तो विभिन्न विधियों के द्वारा उन जो वस्त्रों को आकर्षक बनाना होता है, सुंदर बनाना होता है, उसका कार्य करते हैं। और नो डाउट उसका जो बाहरी स्वरूप होता है उसको हम डेवलप करते हैं, उसको हम ब्यूटीफुल बनाते हैं, उसका ब्यूटिफिकेशन करते हैं। हम वो इसलिए करते हैं कि आप जब कपड़ा खरीदने जाएं तो आपको कपड़ों आँखों से आकर्षित लगे, आपको दिखने में ये लगे कि हाँ यह कपड़ा बहुत सुंदर होना चाहिए, यह वियर में बहुत अच्छा होगा। इसलिए वस्त्र का बाहरी स्वरूप को सुधारना होता है और वस्त्रों का आकर्षक बनाना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्त्रों में विभिन्नता लाना। बिल्कुल, क्या हम जीवन में विभिन्नता लाते हैं? बिल्कुल। हम, अगर आप सपोज करिए कि आप एक ही कॉटन के कपड़े या सिल्क के कपड़े या नायलॉन के कपड़े कंटिन्यू पहनते रहें एक पूरी जिंदगी, तो आपको बोरियत से महसूस होगी, आप में कोई विभिन्नता नहीं आ रही। तो हम विभिन्नता किस तरीके से लाते हैं हमारे जीवन में? कपड़ों के रूप में लेके आते हैं। बिल्कुल, हम हमारे जीवन शैली के रूप में लेके आते हैं, हमारे दिनचर्या में चेंजेस ला के लेके आते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपने भी नोट करा होगा कि हम एक ही दिनचर्या को बार बार रिपीट कर करके हम परेशान होते हैं। तो हम हमारी दिनचर्या चेंज करना चाहते हैं कि हमें पर्टिकुलर इस तरीके से हम बहुत समय तक रह लिए, अब हमारी दिनचर्या हमें चेंज करनी है। ठीक है, तो हमें क्यों चेंज करनी? क्योंकि हमें विभिन्नता लानी है। तो जब हम विभिन्नता की बात करते हैं तो विभिन्नता हम हमारे कपड़ों के माध्यम से भी हमारे जीवन में लेके आ सकते हैं, जिससे जो बोर्डम फटीक होता है वह बोर्डम फटीक हमें अनुभव नहीं हो। तो परिसज्जा का एक मुख्य उद्देश्य होता है कपड़ों के अंदर विभिन्नता लाएं। आप चाहे सूती कपड़ा ही ले लें, सूती कपड़ों में हम छपाई के द्वारा, मर्सराइजिंग के द्वारा, बहुत सारी विधियों के द्वारा जो हम अभी पढ़ेंगे उनके द्वारा हम केवल एक ही वस्त्र में, एक ही वैरायटी ऑफ वस्त्र में हम विभिन्नता ला सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वस्त्रों को उपयोगी बनाना। हाँ, नो डाउट हम वस्त्र बार बार खरीदते हैं, हम फर्नीचर बार बार नहीं खरीदते, परंतु हम वस्त्र बार बार खरीदते हैं, परंतु हम वस्त्र
खरीद तो लेते हैं पर हम उसे उपयोगी भी बनाना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे फायर ब्रिगेड वाले हैं, वह कहाँ कहाँ सर्विस करते हैं? फायर में। ठीक है, अब उन्हें फायर में अगर जाना है तो उन्हें वस्त्रों को उपयोगी इस तरह से बनाना है कि उनके वस्त्र को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे, उन्हें के शरीर को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचे। अब उनके शरीर को किसी भी तरह का नुकसान कैसे नहीं पहुंचेगा? फायर में जाओगे तो आग सबसे पहले कपड़ा करेगा, उसके बाद शरीर में आग लगेगी। तो फायर प्रूफ कपड़े बन जाते हैं जिन्हें पहन के आप आसानी से आग में जा सकते हैं और कहीं आग लग जाए तो आप व्यक्तियों को बचाने का कार्य कर सकते हैं। इसी तरीके से होता है जल रोधक वस्त्र, यानी कि बरसाती जिसे बोलते हैं ना, बरसात में अगर जाएंगे तो आप रेनकोट पहन के जाएंगे, आपके वस्त्र किसी भी तरीके से नहीं भीगेंगे, आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचता है। तो वह होते हैं वस्त्रों को उपयोगी बनाना। कोरोना वायरस चल रहा है तो आपने बार बार नाम सुना होगा पीपीई किट, है ना। डॉक्टर्स जो हैं, कोरोना वॉरियर्स जो हैं, वो आजकल पीपीई किट पहन के, जो कि बहुत ही मुश्किल काम होता है पहनना, आपको मास्क पहनने को बोल दिया जाता है जिसमें आपको लगता है कि हमें सांस नहीं आ रही, तो पीपीई किट पहनना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और ये पीपीई किट किस लिए बना होता है कि जो कोरोना के जो मरीज हैं उसको डॉक्टर जो है कोरोना वॉरियर इजीली हैंडल कर सके, उनको देख सके, उनसे कोरोना उनको ना हो जाए। तो ये पीपीई किट जो होता है एक तरीके का वस्त्र होता है जो कि कोरोना से डॉक्टर्स को या कोरोना वॉरियर्स को बचाता है, तो ये वस्त्रों को उपयोगी बढ़ाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वस्त्र की कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता में बढ़ाना। वस्त्र हमने खरीदे तो क्या हम वस्त्र एक बार ही पहन रहे हैं? नहीं, हम वस्त्रों को बार बार रिपीट कर करके पहनते हैं। तो वस्त्र ऐसे होने चाहिए कि वस्त्र की गुणवत्ता में और कार्य क्षमता में बढ़ावा मिले। हम जब कार्यस्थल पर जाएं तो वस्त्र हमारे कार्यशैली में किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचाए, हमारे कर्तव्य में किसी भी तरह की बाधा ना पहुंचाए, इसके लिए हम वस्त्र में परिसज्जा कर देते हैं ताकि वस्त्र हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाए, वस्त्रों की गुणवत्ता को बढ़ा दिया जाता है। क्योंकि लॉन्ग टाइम, फॉर एन एग्जाम्पल हम देखें, कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो वस्त्र है वो लंबे समय तक चले। ठीक है, आपने एक कोई भी फॉर एन एग्जाम्पल आप टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स की तो बात नहीं करें, पर जैसे हम लोग एज वाले हैं जो वो एक बार अगर कोई कपड़ा लेते तो हम चाहते हैं कि वो काफ़ी लंबे समय तक चले, है ना। तो वो जब चलेगा तब उसकी कपड़े की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो गुणवत्ता को बढ़ाने का कार्य कौन करता है? परिसज्जा के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्त्र की रख रखाव में सरलता करना। वस्त्र को हमने खरीद लिया, वस्त्र हमने पहन लिया, परंतु वस्त्रों को सहेज के रखेंगे तभी वस्त्रों की लंबे समय तक चलेगा। यदि आप उसको सहेज के नहीं रख रहे हैं सही तरीके से, और अगर आप रखना भी चाह रहे हैं परंतु वस्त्र इस तरीके से कि आप उसको रख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं, आप वस्त्र को सहेज के नहीं रख रहे हैं या आप रखना चाह रहे हैं तो पर वस्त्र आपसे सहेज नहीं पा रहे क्योंकि उसकी क्वालिटीज इस तरीके से है। तो अगर आप सहेज के नहीं रख रहे हैं दैट इज अलग पॉइंट, आप उसका तो बहुत प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है। परंतु अगर आप वस्त्र रखना चाह रहे हैं सहेज के तो वस्त्रों पे इस तरीके और नहीं रख पा रहे क्योंकि वस्त्र की क्वालिटी ऐसी, तो उसमें ये हो सकता है कि वस्त्रों के ऊपर विभिन्न तरह की परिसज्जा कर दी जाती है जिससे कि वस्त्रों को रख रखाव में बहुत आसानी मिले। फॉर एन एग्जाम्पल आपको देते हैं, जो सिल्क के कपड़े होते हैं या जो ऊनी कपड़े होते हैं उनको आप जब सहेज के रखना चाहेंगे, गर्मी आ जाएगी, सर्दी चली जाएगी, जब आप उसको सहेज के रखना चाहेंगे तो उसमें जो मॉथ होते हैं, जो कीड़े मकोड़ों के होते हैं, क्योंकि ये सेलुलोज के बने होते हैं, जल्दी से इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उनके द्वारा खा लिए जाते हैं। ठीक है, अब जो वस्त्र आएंगे आपको रखना है, ठीक है, और लंबे समय तक उसको उपयोग में लेना है, तो इस पे ऊनी वस्त्रों और जो सिल्क के वस्त्र होते हैं उन पे इस तरीके से परिसज्जा की जाती है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी जो स्मेल, उस पर केमिकल की एक लेयर लगा देते हैं, तो जो उसकी स्मेल आती है वो उनको कीड़े मकोड़ों को पसंद नहीं आती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं और जो ऊनी और सिल्क के वस्त्र होते हैं वह बच जाते हैं। तो वस्त्रों को रख रखाव में आसानी करना भी परिसज्जा का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट हम बोलते हैं वस्त्र को कड़ा करना एवं वजन बढ़ाना।
वस्त्र जब लूप से मशीन से उतरते हैं तो वस्त्र जो होते हैं बड़े ही लिजलिजे से होते हैं, बड़े ढीलम ढाले से होते हैं, उसमें कोई वजन नहीं होता है। तो उनको उपयोगी बनाने के लिए उसको कड़ा करना पड़ता है। कड़ा करने के लिए फॉर एन एग्जाम्पल हम देखें, सूती कपड़ों का आप लेंगे, सूती कपड़ों को कड़ा करने के लिए क्या करा जाता है, आप बता सकते हैं? या जो सिल्क के कपड़े हैं उनको कड़ा करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम कलफ लगाते हैं। बिल्कुल, तो सूती कपड़ों और जो सिल्क के कपड़े होते हैं उनके ऊपर हम थोड़ा बहुत कलफ लगा लेते हैं ताकि वस्त्र जो बिल्कुल लिजले जैसे होते हैं उनमें थोड़ा कड़कपन आ जाए और कड़कपन से वह ज़्यादा उपयोगी हो जाते हैं। और इसीलिए क्योंकि जब कलफ उस कपड़ों के अंदर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली उनका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि छेदों के अंदर कलफ समाहित हो जाता है सूती कपड़ों में, और समाहित होने के बाद में उसका वजन बन जाता है और कड़े हो जाते हैं। और ये एक तरीके की परिसज्जा है जो कि वस्त्रों को उपयोगी बनाती है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं, अनुकरण बनाने हेतु। अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना, ठीक है। कई बार हम इस तरीके की परिसज्जा कर देते हैं वस्त्रों के ऊपर कि हमें ये एहसास नहीं हो पाता है कि ये कपड़ा कॉटन का है या ये कपड़ा लिनन का है या ये कपड़ा सिल्क का है। इस तरीके से परिसज्जा कर जाती है भ्रम पैदा करने के लिए कि हाँ भले ही कपड़ा कॉटन का हो पर वो अपीयरेंस होती है ना उसकी, वो सिल्क सी दिखाई देती है, ताकि आप कम, उपभोक्ता क्या चाहता है, कम कॉस्ट में बहुत अच्छा कपड़ा लेना चाहता है या कम कॉस्ट में दिखाने के लिए, दिखावे के लिए इस तरीके से कपड़ा लेना चाहता है कि वह बहुत शाइन करता हुआ कपड़ा हो। कॉस्ट कम किस कपड़े की होगी, कॉटन के कपड़े होगी और चमक किस कपड़े में होगी, सिल्क के कपड़े में होगी। तो हमें क्या करना है, कपड़े को कम कॉस्ट में खरीदना है और उपभोक्ता को क्या चाहिए, चमक भी चाहिए। तो उसके लिए क्या कर दिया जाता है, परिसज्जा के द्वारा अनुकरण किया जाता है, जिसमें कॉटन के कपड़ों के ऊपर इस तरीके से परिसज्जा कर दी जाती है कि जो कॉटन का कपड़ा है वो उसकी अपीयरेंस होती है, दिखाई देता है, वह किस तरह से दिखाई देता है, सिल्क की तरीके से दिखाई देता है। तो परिसज्जा का विभिन्न उद्देश्य होते हैं। मुख्य उद्देश्य परिसज्जा का ये होता है कि आप उपभोक्ता को जिस भी तरीके का कपड़ा चाहिए उस कपड़े को बनाना, उस तरीके से उसमें डेकोरेशन करना, उस तरीके से परिसज्जा की जाती है कि उपभोक्ता पूरी तरह सेटिस्फाइड हो सके। उसमें विभिन्न तरीके की परिसज्जा कर दी जाती है। कपड़ों पे जब हम परिसज्जा की बात करते हैं तो कपड़ों पे परिसज्जा मुख्यतः दो तरीके से की जाती है, एक होती है यांत्रिक विधि और एक होती है रासायनिक विधि। ऐसे कि नाम से ही इंडिकेट है, यांत्रिक विधि वह विधि होती है जो कि इक्विपमेंट्स के द्वारा, मशीन के द्वारा की जाती है, और जो केमिकल्स के द्वारा की जाती है उन परिसज्जा को हम बोलते हैं रासायनिक विधि से परिसज्जा करना। सर्वप्रथम हम देखते हैं यांत्रिक विधि के द्वारा कौन कौन सी परिसज्जा होती है और किस प्रकार से परिसज्जा की जाती है। तो यांत्रिक विधि की द्वारा परिसज्जा की जाती है, इसमें फर्स्ट है सेंफोराइजिंग परिसज्जा। ठीक है, सेंफोराइजिंग परिसज्जा वह परिसज्जा होती है जिसमें कि हम वस्त्र को सिकुड़ने से रोकते हैं। कॉटन के जो वस्त्र होते हैं उनमें ये क्वालिटी कह लो या अवगुण कह लो कि वस्त्र कई बार सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, धोने के पश्चात वस्त्र सिकुड़ जाते हैं, और वो जैसे कि हमने हमारे ड्रेस नाप के ली तो नाप लेने के पश्चात आपने एक बार धुलाई करी, धुलाई करने के पश्चात वह कपड़े सिकुड़ जाते हैं। तो उन्हें इस तरीके से मशीन्स के द्वारा खींचा जाता है कि उसके अंदर का जो रेशा होता है उसके बाद वह उसको सिकुड़ने का कोई चांस नहीं रहता है। इस प्रोसेस को, जिसमें वस्त्र को सिकुड़ने से रोकते हैं, उस प्रोसेस को सेंफोराइजिंग प्रोसेस कहते हैं। और अगर सेंफोराइजिंग प्रोसेस के द्वारा ट्रेडमार्क बना दिया जाता है कि यह वस्त्र सेंफोराइजिंग है, मतलब यह वस्त्र आपका कभी भी नहीं सिकुड़ेगा, जिस पोजीशन में जितनी साइज में आप ले रहे हो वो उसकी साइज उस तरीके की ही मेंटेन रहेगी। सेंफोराइजिंग किया हुआ कपड़ा मार्केट में कंज्यूमर को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है क्योंकि उसके बाद उसकी साइज चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है या नेक्स्ट परिसज्जा आती है चुन्नटें डालना। कई बार क्या होता है कि हम कपड़ा लेते हैं, उसमें हल्की हल्की सी चुन्नटें दिखाई देती हैं, वो उसमें थोड़ी बहुत सलवटें दिखाई देती हैं। वह कपड़ा जो होता है वह सलवटें डालने के कारण ही सुंदर दिखाई देता है। उस कपड़े के अंदर सलवटें होती हैं, इस कारण से वह सुंदर एवं आकर्षित दिखाई देता है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, कपड़ा लिया, कपड़ा पूरी तरीके से प्लेन कपड़ा है,
मशीन के द्वारा उसमें कपड़े को पास में खिसका के उस पर पूरी तरीके से प्रेशर दिया जाता है। प्रेशर के कारण कपड़ा अपना आकार चेंज कर लेता है, उसके अंदर चुन्नटें बन जाती हैं, ढल जाती हैं। चूँकि ये काम मैकेनिकल मशीन्स के द्वारा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर में किया जाता है, तो वह जो चुन्नटें होती हैं वह परमानेंट हो जाती हैं और वह दिखने में बहुत ही आकर्षित लगती हैं। नेक्स्ट परिसज्जा है कुटाई करना। कुटाई वस्त्र की सतह को कोमल, चिकना एवं सघन बनाने के लिए किया जाता है। वस्त्र जब लूम से उतरता है तो वस्त्र को बिल्कुल लिजलिजा सा, कोमल सा, बिल्कुल रसहीन वस्त्र होता है। अब इसको अच्छा, सुंदर, आकर्षक बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 रोलर लिया आपने, ठीक है। रोलर में एक फर्स्ट रोलर में कपड़े को लपेट दिया जाता है। सेकंड रोलर में क्या होता है, कपड़े पे जैसे कुटाई की जाती है इस तरीके से लोहे के बैंड बने होते हैं। अब उस जैसे रोलर घूमता जाएगा, फर्स्ट रोलर घूमता जाएगा, दूसरे रोलर में जो बैंड हो उसके अपने आप उसके वस्त्र के ऊपर पड़ते जाते हैं, ठीक है। अब रोलर घूम रहा है वस्त्र के ऊपर, दूसरे रोलर से कुटाई हो रही है। इससे क्या होता है कि बीच में जो स्पेस होती है वह कई बार क्या होता है, ताना बाना बनने के बीच में कई बार स्पेस रह जाती है। एक जगह ज़्यादा तरीके से बुन लिया जाता है, तो कई बार थोड़ी सी जगह ज़्यादा छूट जाती है। तो ये जो छूट जाती है या बुनाई सघन हो जाती है, इन 2 डिफॉर्मिटीज़ को दूर करने के लिए कुटाई की जाती है। इससे कपड़ा कोमल, चमकदार और सघन बन जाता है। इससे जब कुटाई हो रही होती है तो जहाँ सघन होती है वहाँ से कपड़ा इधर खिसक के आ जाता है खाली जगह पे, और खाली जगह पूरी भर जाती है। इससे कोमल कपड़ा अच्छा सघन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सेजिंग करना। सेजिंग में सतह को झुलसा कर चिकना बना दिया जाता है। झुलसा कर चिकना बनाने का तात्पर्य ये होता है कि इसमें टेम्परेचर का ज़्यादा काम होता है। रोलर पे लिया, रोलर पे कपड़े को हम लपेट लेते हैं। कपड़े को रोलर के ऊपर लपेटने के बाद में उस पर वाष्प दी जाती है। वाष्प देने के कारण जो सतह के ऊपर छोटे छोटे रोए से दिखाई देते हैं वह रोए जल के नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद उसी कपड़े को तीव्र तेज टेम्परेचर पे से निकाला जाता है। चूँकि तीव्र तेज टेम्परेचर से निकाला जाता है तो जो बचे हुए रोए होते हैं वह भी पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। तो कपड़े की सतह बिल्कुल चिकनी हो जाती है और उसकी जो सतह के ऊपर छोटे छोटे रोए दिखाई देते हैं जो हमें दिखने में भी बहुत अनकंफर्टेबल लगते हैं, जो उसकी आकर्षकता को ख़त्म कर देते हैं, वह यहीं समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट परिसज्जा देखते हैं हम, डेट इज रोए को काटना एवं झाड़ना। इस प्रोसेस में क्या देखा था हमने, रोए को हम सिजिंग प्रोसेस में हमने देखा था रोए की सतह को हमने ताप से जला के नष्ट करा था। हमें रोए तो नष्ट करने, ठीक है, या तो हम ताप से नष्ट करें या हम उसको कैंची से काट के नष्ट करें। तो ये वाला जो प्रोसेस है रोए को काटना एवं झाड़ने के अंदर, इसके अंदर रोलर के ऊपर मशीन लगा दी जाती है और चाकू के समान तीव्र धारा की धार लगा दी जाती है। इसके जैसे ही उसके पास से गुजरेगा, सतह को छोड़ के ऊपर जितने भी रोए होते हैं इतना महीन उसके धार होती है कि केवल और केवल जो रोए होते हैं उसको काट दिया जाता है। आगे जाती है मशीन के अंदर वस्तु, तो उसके अंदर जो रोए लगे हुए होते हैं उन्हें ब्रश के द्वारा ऑटोमेटिकली झाड़ दिया जाता है। यह काम हम नहीं कर रहे हैं, यह काम कौन कर रहा है, मशीन ऑटोमेटिकली सेट होके मशीन अपने आप यह काम करती है। तो रोए को या तो झुलसा के मिटा दिया जाता है या फिर काट के मिटा दिया जाता है। जो झुलसा के मिटा दिया जाता है उसे हम बोलते हैं सिजिंग, और जो काट के और रोए को झाड़ के निकाला जाता है। फिर आएगा साइजिंग एवं ड्रेसिंग। हमने आपको बताया जब कपड़ा बन के आता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रे गुड्स कहलाता है। ग्रे गुड्स इसलिए कहता है कि वो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ होता है, पूरी तरीके से बना नहीं होता, उसके अंदर सारी अच्छी क्वालिटीज़ नहीं आती, इस कारण से उसको ग्रे गुड्स कहते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें जब मार्केट में कपड़े को लेके आना होता है तो हमें उसके अंदर डिफरेंट तरह की परिसज्जा की करनी पड़ती है। परिसज्जा जब हम करते हैं तो उसकी सतही संरचना को दूर करना होता है। ताने और बाने जब हम करते हैं तो ताने और बाने के बीच में कई बार क्या होता है, बुनाई करते समय सघन बुनाई हो जाती है और कई बार बुनाई जो होती है वह
ठहर जाती है या बुनाई रह जाती है। इस दोष को दूर कर, आपने देखा होगा आप जब कपड़े लेने जाते हैं तो एक पूरी की पूरी लाइन रह जाती है, आपको लगता है ये लाइन में डिफेक्टिव पीस से बोलते हैं ना अपन, पूरी लाइन रह गई है, लाइन नजर आती है, तो वह उसकी सतही संरचना का दोष है। साइजिंग और ड्रेसिंग के द्वारा उसकी सतही संरचना को दूर करते हैं। साइजिंग का क्या तात्पर्य होता है? साइज को इक्विवेलेंट करना, ठीक है। इसमें 4 जैसे कपड़े के कोने होते हैं, उस कोने पे मशीन के द्वारा उसको पूरी तरीके से बांध दिया जाता है। बांधने के बाद में उसमें नीचे से और ऊपर से बहुत तीव्र वाष्प भाप जो होती है वह लगाई जाती है। भाप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है और वो जहाँ सघन बुनाई होती है वहाँ उसको थोड़ी बहुत इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और वस्त्र का जो होती है वो जो सतही संरचना का दोष होता है वह दूर हो जाता है। फिर है टैटरिंग का काम। टैटरिंग का काम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है परिसज्जा में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि यह एक ग्रे गुड्स होते हैं, जब कपड़े उससे निकल के आते हैं लूप में से तो वह एक ग्रे गुड्स कहलाते हैं। उसकी साइज अनइक्वल होती है, उसकी चौड़ाई अनइक्वल होती है। कहीं एक कोना बहुत चौड़ा होता है, कहीं कोना पतला होता है, कहीं टेढ़ा सा कपड़ा सा होता है जो हमें खरीदने में बड़ा ही अनकंफर्टेबल लगेगा या हम खरीदेगी भी ना। तो चूंकि कपड़ा तो हमने बेचने के लिए, मैन्युफैक्चरर ने बेचने के लिए बनाया होता है, तो उसे इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए टैटरिंग मेथड का इस्तेमाल करता है। इस टैटरिंग मेथड में कपड़े को खींच के चारों कोनों से टाइट से बांध दिया जाता है और चूंकि टाइट से इक्वल बांध दिया जाता है, मशीन के द्वारा बांध दिया जाता है और रोलर्स के बीच में से घुमाया जाता है, तो जो साइज अनइक्वल होती है, कहीं से चौड़ी होती है, कहीं से कम चौड़ी होती है, वह साइज इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट मेथड है कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग एक बहुत ही कॉमन मेथड है जिसका उपयोग करते हैं और वस्त्र मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं क्योंकि वस्त्रों को इन्हें चिकना बनाना होता है। कैलेंडरिंग एक ऐसा मेथड है जो कि भाप के द्वारा, वाष्प के द्वारा, गर्म हीट के द्वारा वस्त्रों को चिकना बनाता है। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं नक्काशी करना। नक्काशी से क्या मतलब आता है आपको? एकदम से कोई पिक्चर उभर के आती है तो उभर के वो पिक्चर आती है कि कुछ चीज उभारना। तो वस्त्र पर किसी भी आकृति को उभारना नक्काशी करना कहलाता है। इसके अंदर वस्त्र की एक सतह, जैसे फ्लावर की डिजाइन बनानी तो फ्लावर जो होगा ना वो उभरा हुआ दिखाई देता है और बाकी जो सतह होती है वह बिल्कुल नीचे की तरफ दिखाई देती है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम आती है कि वस्त्र बनने के पश्चात प्रेस करने में इन तरह के जो वस्त्र होते हैं उनमें प्रॉब्लम आती है। बाकी दिखने में बहुत ही आकर्षक दिखाई देते क्योंकि आपका प्लेन कपड़ा है, प्लेन करते कपड़े पे कुछ उभरता हुआ सुंदर सा दिखाई देता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं नक्काशी करना। नेक्स्ट है ग्लेजिंग। ग्लेजिंग से आपका मतलब आप समझ ही रहे हैं, ग्लेजिंग से मतलब होता है वस्त्र की सतह को चिकना करना, वस्त्र की सतह को चमकदार बनाना, आकर्षित बनाना। चमकदार और आकर्षित वस्त्र तब बनेंगे जब वस्त्र की सतह बिल्कुल साफ होगी, वस्त्र की सतह पे किसी भी तरह के रोए नहीं होंगे, तो ये काम करते हैं हम ग्लेजिंग में। श्रृंगाराइजिंग में भी हम यही काम करते हैं, वस्त्र को अत्यधिक सुंदर और कांतिमय बनाने का कार्य करते हैं। मोइंग की जब सिरेंग की बात करेंगे, सिरेंग में हम सुपर जो नायलॉन और आर्टिफिशियल जो वस्त्र बनते हैं, जितने भी आर्टिफिशियल नायलॉन है, पॉलिस्टर है, इनमें अलग तरीके से चमक होती है, अलग तरीके से चिकनाहट होती है। इन अलग तरीके से चमक और अलग तरीके से चिकनाहट को बनाने के लिए सेराइजिंग का कार्य होता है। लास्ट हम देखते हैं मोइंग की परिसज्जा। मोइंग की परिसज्जा पे वस्त्र को पानी के समान लेयर बना देते हैं। पानी के समान लेयर कैसे बनाते हैं? इसके अंदर छोटे से लाइनिंग बना दी जाती है, ठीक है। और लाइनिंग बनाने के कारण से ये जब कपड़ा जो हम देखते हैं लाइट्स के रिफ्लेक्शन में, तो एक पानी की सतह से उभरता हुआ सा दिखाई देता है। जैसे ही रोशनी इस पे आके पड़ी, सूर्य की किरणें कपड़ों के पे पड़ी, कपड़ों पे छोटी छोटी लाइनिंग बनी हुई होती है, वो उकेरी जाती है और लाइनिंग के कारण से लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो यह एक दिखाई देता है कि पानी के समान सुंदर वस्त्र होता है। ये हमने देखी अपनी यांत्रिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा वह परिसज्जा होती है जिसमें कि
वस्त्रों को सुंदर, आकर्षित, अलग रूप देने के लिए मशीन के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है और मशीन के द्वारा कई तरह के तरीके अपना के, विभिन्न मेथड्स यूज़ करके और उसको अलग रूप और आकर्षित रूप दिया जाता है। हमने अभी देखा यांत्रिक विधि से किस तरीके से परिसज्जा की जाती है। अब हम देखते हैं रासायनिक विधि से किस तरीके से परिसज्जा की जाती है। जब हम रासायनिक विधि से परिसज्जा की बात करते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए तुरंत ही कि हमें केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ों के ऊपर केमिकल्स का यूज़ करके हम उसका परिसज्जा करते हैं। उसकी यूटिलिटी को हम जब बढ़ाते हैं तो उस तरह की परिसज्जा को कहते हैं केमिकल परिसज्जा। ये बहुत तरीके से की जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट परिसज्जा जो आपको मालूम होनी चाहिए उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो परिसज्जा होती है डेट इज मर्सराइजिंग। पुनः रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले जो परिसज्जा होती है वह मर्सराइजिंग होती है। यह वस्त्र की सतह को सघन, चिकना, कोमल और चमकदार बना देती है। यही हम चाहते हैं, हमारा जो वस्त्र हम जो पहने वह चिकना हो, कोमल हो, हमारी स्किन पे किसी भी तरह का रैशेस ना हो, किसी भी तरह का नुकसान ना हो हमारी स्किन को। इसलिए हमें इसे चिकना, कोमल और हमें पहनते समय किसी कपड़े को किसी भी तरह के अनकंफर्टेबल महसूस ना हो, खुरदरापन कहीं से भी हमारे कपड़ों में ना आए, इसलिए हम उसे चिकना एवं कोमल बनाते हैं। तो यह प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? मर्सराइजिंग के द्वारा की जाती है। अच्छा, मर्सराइजिंग में एक और क्वालिटी इंक्रीज कर दी जाती है वस्त्र की, कि वस्त्र में अवशोषकता में वृद्धि की जाती है। वस्त्र की अवशोषकता में वृद्धि का मतलब होता है कि वस्त्र में यदि आप वस्त्र को पानी के अंदर डिप करेंगे तो उसके जो पानी अपने अंदर समाहित करने की जो ताकत होती है, पावर जो होती है, वह बढ़ जाती है। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे सबसे पहला ये फ़ायदा होता है कि वस्त्र को धोने में बहुत आसानी रहती है। वस्त्र के अंदर जितनी भी तरह की गंदगी होती है जो वस्त्र में समाहित हो जाती है वह बहुत आसानी से हट सकती है। और यह इसके मर्सराइजिंग के द्वारा आसान रंगाई भी कराई जा सकती है और वस्त्र को कम गंदा भी हो जाता है क्योंकि उसके अंदर अवशोषकता की क्षमता ज़्यादा हो गई है। वस्त्र चिकना हो गया है। वस्त्र चिकना होने का क्या मतलब होता है? और उसकी सघन बुनाई हो गई है। ठीक है, एक तो बुनाई सघन हो गई है और एक वस्त्र चिकना हो गया है। तो उसके कारण से वस्त्र की सतह के ऊपर जो गंदगी जमी होती है, जो उसके बीच बीच में जो पोर्स होते हैं, बीच बीच में जो छेद होते हैं, उसके अंदर चली जाती है और उसके अंदर जाने के कारण वस्त्र हमें गंदा दिखाई देता है। हमने वो कंसेप्ट हटा दिया। वो कंसेप्ट हमने कैसे हटा दिया? मर्सराइजिंग के द्वारा हमने वस्त्र की जो सतह थी उसको हमने चिकना और कोमल बना दिया और उसकी जो सघनता थी उसको हमने इंक्रीज कर दिया, इसलिए वस्त्र अपने आप गंदा कम होने लग गया। अब मर्सराइजिंग की प्रोसेस क्या होती है? मर्सराइजिंग की प्रोसेस होती है कि कपड़े को 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड में 8 से 10 घंटे तक डिप करके रखा जाता है। कोई भी वस्त्र होता है, ठीक है। अब हम जब वस्त्र की बात करते हैं तो हम उन वस्त्रों की बात करेंगे मर्सराइजिंग में जिन वस्त्रों को हाइड्रोक्साइड से नुकसान नहीं पहुंचता है। किन वस्त्रों को हाइड्रोक्साइड से नुकसान पहुंचता है, किन वस्त्रों को हाइड्रोक्साइड से नुकसान नहीं पहुंचता है, ये आप पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा, जिसमें हमने बताया कि वस्त्रों में क्या क्या क्वालिटी होती है, किन रेशों की क्या क्वालिटी होती है, उसमें हमने आपको बता चुके हैं, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड में 8 से 10 घंटे तक वस्त्र को कंप्लीटली डुबो के रख दिया जाता है। डुबो के रखने के बाद में पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे उसमें प्रवाहित की जाती है। कपड़े को हमने निकाला और उसके बाद में पर्टिकुलर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर कह सकते हैं हम, प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित करने के बाद में कपड़े को हम तनु अम्ल से धो देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में कपड़े को 8 से 10 घंटे तक डुबोए रखा। फिर हमने उसको पर्टिकुलर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे रखा। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर प्रवाहित करने के बाद में हमने उसको सोडियम अम्ल के तनु घोल में डुबो दिया। डुबोने के बाद हमने सुखा दिया। तो वस्त्र की यह कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो गई? मर्सराइजिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, जिससे वस्त्र सघन बन गया, चिकना बन गया, कोमल बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हम रासायनिक परिसज्जा की बात करेंगे। तो नेक्स्ट रासायनिक परिसज्जा आती है जल अभेद। जल अभेद मतलब जहां से वस्त्र के अंदर जल का प्रवेश
निषेध है। ठीक है, जैसे कि आप रेनकोट्स की बात कर लें, रेनकोट्स बनते हैं, अगर आप रेनकोट पहने तो भले ही कितनी बारिश हो रही है, आपके वस्त्र जो आपने पहने हुए होते हैं वह गीले नहीं होंगे, आप गीले नहीं होंगे, तो वह होता है वस्त्र अभेद। से पानी के प्रवेश को रोकना होता है। पानी के प्रवेश को रोकने के लिए कपड़े के ऊपर, आई एम रिपीटिंग दिस लाइन, पानी के प्रवेश के रोकने के लिए कपड़े के ऊपर प्लास्टिक की रबड़ की रासायनिक रेजिन का लेप लगा दिया जाता है। बहुत ही पतला सा लेप लगा दिया जाता है। कोई भी कपड़ा आप लें, उसके ऊपर एक बहुत रेजिन का एक केमिकल होता है, उसका आप लेप लगा देंगे पूरे कपड़े के ऊपर, तो कपड़ा वाटरप्रूफ बन जाता है। इससे कपड़े के ऊपर जो बाहर जो सतह होती है उसे पानी टच गिर जाता है तुरंत ज़मीन के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, वह सतह जो कपड़ा होता है वो पानी को एब्जॉर्ब किसी भी स्थिति में नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके जो छेद होते हैं वो पूर्णतः बंद हो जाते हैं। और छेद किसके बंद होते हैं? छेद रेजिन के द्वारा बंद कर दिए जाते हैं। तो आपका जो कपड़ा बनता है वह वाटर प्रूफ या जल अभेद कपड़ा का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो केमिकल हम यूज़ करते हैं, डेट इज़ विरंजन। विरंजन यानी कि ब्लीच। ये हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। घरों में किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम इनको? घरों में हम इस्तेमाल करते हैं वाइट कपड़ों को वाइट बनाए रखने के लिए। ठीक है, जितने भी वाइट कपड़े होते हैं उनको उनकी सफ़ेदी को बरकरार रखने के लिए विभिन्न तरह के विरंजन का इस्तेमाल करते हैं। परंतु विरंजन का इस्तेमाल करने के लिए आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरह का विरंजन का किसी भी कपड़े के ऊपर लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो जो कपड़ों के जो रेशे होते हैं वह टूट जाते हैं, उनकी जो मजबूती होती है वो ख़त्म हो जाती है और कपड़ा जल्दी से ख़राब हो सकता है। तो कपड़ों को सफ़ेदी लाने के लिए विरंजन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीकारक विरंजन, अवकारक विरंजन से ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीकारक अवकारक दोनों तरह के अलग अलग तरह के विरंजक अलग अलग कंटेनर में डिप रखे जाते हैं। जौन सा कपड़ा है, जिस कपड़े का रेशा है, उस रेशे के हिसाब से कपड़े को ब्लीच में डाला जाता है और कपड़े के अंदर सफ़ेदी आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर की जो गंदगी होती है, उसके अंदर का जो कलर होता है वह उड़ जाता है। फिर हम बात करें सिलवट रोधी। ठीक है, हमने बात करी थी जल अवधि, मतलब कि जहाँ पे हमें जल का प्रवेश नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं सिलवट रोधी, यानी कि हमें सिलवटें भी नहीं चाहिए कपड़ों पे। हम कपड़े को धोएं, हमने अच्छी तरीके से उसको सुखाया, सुखाने के बाद हमें प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़े। हम एक जगह बैठे तो बैठने के बाद यदि हम उठें तो हमारे ऐसा ना हो कि हमारे पूरे कपड़ों के ऊपर सलवटें ही सलवटें दिखें। वो हमारे ड्रेसिंग सेंस बहुत बुरा दिखा देता है, ख़राब दिखा देता है, हमारी पर्सनैलिटी पे बैड इफेक्ट कर देता है। तो उससे बचने के लिए क्या करा हमने? सलवट रोधी परिसज्जा करी। सलवट रोधी परिसज्जा जो होती है वह केमिकल मेथड से की जाती है। इसमें सबसे पहले क्या, इसमें रासायनिक रेजिन के द्वारा विनाइल मेलेमाइन गोंद को कपड़े के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, रिपीट कर देते हैं हम। सिलवट रोधी रासायनिक परिसज्जा हेतु रासायनिक रेजिन द्वारा विनाइल मेलेमाइन गोंद को कपड़े के ऊपर लगा दिया जाता है और उसके बाद उच्च तापक्रम और नम वातावरण, रिपीट कर देती हूँ, हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी, वातावरण में कैसे होनी चाहिए? नमी होनी चाहिए। तो इनका जो केमिकल रिएक्शन होगा उससे जो वस्त्र जो बनेगा वह सिलवट रोधी वस्त्र होगा, उसमें किसी भी तरह की सलवटें नहीं आएगी। और यह जो सिलवट रोधी परिसज्जा है ये आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रही है। ये पॉपुलर इसलिए हो रही है क्योंकि मैकेनिकल रूप में हम आजकल काम कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि हमें कुछ चीज़ों में हमारे टाइम एनर्जी वेस्ट ना हो। कपड़ों में स्पेशली जब हम बात करें तो हमें कपड़े को सार संभाल में हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए हमने सलवट रोधी परिसज्जा दी। इसके लिए इसमें सलवटें नहीं पड़ती हैं। केमिकल्स का रिएक्शन उच्च तापक्रम और नम वातावरण पे कराया जाता है और वस्त्र के जो निकल के आते हैं, वस्त्र जो निर्माण होते हैं या वस्त्र पे जो परिसज्जा आती है वो कैसी होती है? सिलवट रोधी परिसज्जा होती है। फिर हम बात करें अग्नि अभेद। हमने बात करी थी जल अभेद की। जल अभेद का मतलब जहाँ जल प्रवेश ना हो शरीर के अंदर।
जितने भी फायर ब्रिगेड्स में जो लोग बाग काम करते हैं उनको कभी ना कभी किसी न किसी तरीके से अग्नि के संपर्क में आना पड़ता है। अब चूंकि उनका कार्य ही अग्नि से संपर्क में आने का होता है और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई अग्निशामक जो व्यक्ति है वह आग में उसको किसी तरीके का नुकसान हो। क्योंकि उनको आग में किसी तरह का नुकसान ना हो तो वह अग्नि अभेद कपड़े का निर्माण किया जाता है। अग्नि अभेद के कपड़ों का निर्माण के लिए बोरिक अम्ल और बोरेक्स के घोल में कपड़े को डुबोया जाता है। रिपीट करते हैं, बोरिक अम्ल और बोरेक्स के घोल में कपड़े को डुबोया जाता है और अमोनिया सल्फेट के घोल में उसके पश्चात डुबोया जाता है। तो इनमें आपस में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उससे कपड़े का जो निर्माण होता है या जो परिसज्जा निकल के आती है वह अग्नि अभेद कपड़ों की निकल के आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कीट रोधी कपड़े। जितने भी सेलुलोज से निर्मित कपड़े होते हैं, हम केमिकल निर्मित कपड़ों की बात नहीं करते हैं, हम नेचुरल फाइबर्स की बात करते हैं। तो जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं वह नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं, कीटों के से प्रभावित होते हैं, उनके कीटों के द्वारा खा लिए जाते हैं, कीटों के द्वारा उनका नुकसान होता है। क्योंकि कीटों के द्वारा उनका नुकसान होता है और हम नहीं चाहते कि हमारे कपड़ों का कीटों के द्वारा नुकसान हो, तो इस तरीके से परिसज्जा की जाती है कि यह कीट रोधी वस्त्रों का निर्माण होता है। अब कीट रोधी वस्त्रों का निर्माण के लिए सिलिको फ्लोराइड और पैराडॉक्सी बेंजीन या नेफ्थलीन का इस्तेमाल किया जाता है। इनकी एक पूरी की पूरी लेयर कपड़ों के ऊपर लगा दी जाती है। इनकी स्मेल इतनी खराब होती है कि जो कीड़ों को आकर्षित नहीं करती है, कीड़ों को उससे दूर चले जाते हैं और कीड़ों के द्वारा उनका नुकसान नहीं होता है। कीट रोधी कपड़े बन गए। अब हम बात करते हैं फफूंद रोधक की। कीट रोधी तो होते ही ये कपड़े और फफूंद रोधक मतलब फफूंद भी कपड़ों के ऊपर ना लगे। कीटों से भी बचाव करना चाहते हैं और हम फफूंद से भी बचाव करना चाहते हैं। और ये वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो फफूंद ज़्यादा उनको कैच कर लेती है, फफूंद से ज़्यादा वह खराब हो जाते हैं। तो फफूंद रोधक बचाने के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड्स को मिक्स करते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया कराई जाती है। किसके द्वारा कराई जाती है? तारपीन के तेल और फॉर्मल्डिहाइड से। फफूंद रोधी कपड़ों को बचाने के लिए कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड की प्रतिक्रिया तारपीन के तेल, फॉर्मल्डिहाइड से कराई जाती है। और कैसे कराई जाती है? वही कपड़ा लिया, कपड़े को हमने इनके घोल में ऑलरेडी जो मिक्स करा हुआ घोल होता है उसके अंदर हमने डिप कर दिया। डिप करने के बाद में कपड़े के ऊपर उसकी पूरी की पूरी लेयर जम जाती है। लेयर जमने के कारण जो कपड़े बनते हैं वह फफूंद रोधक कपड़े कहलाए जाते हैं, यानी पे उस पर किसी भी तरह का फफूंद का अटैक नहीं होती है। हम बात कर रहे थे रासायनिक परिसज्जा की। रासायनिक परिसज्जा में नेक्स्ट पॉइंट आता है वजन बढ़ाना। रेशम का जो वस्त्र होता है वह बहुत ही हल्का वजन होता है और आप समझ सकते हैं कि अगर वस्त्र हल्के वजन का है तो वह जल्दी से खराब हो सकता है, जल्दी से फट सकता है, पहनने में भी वह फट सकता है, तो और होता बहुत कॉस्टली है। तो जब रेशम का जब कपड़ा बन रहा होता है, रिपीट कर देते हैं, जब रेशम का कपड़ा बन रहा होता है मार्केट में आने से पहले रेशम के वस्त्र के ऊपर वजन बढ़ाने की परिसज्जा की जाती है। इसके लिए धात्विक लवण का उपयोग किया जाता है। धात्विक लवण को के घोल में रेशम के वस्त्र को डाला जाता है, जिससे कि रेशम के जो वस्त्र होता है उसका वजन बढ़ जाता है और उसका जो हल्का वजन का जो अवगुण होता है वह दूर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्थिर विद्युत अवरोधकता की। जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमें नुकसान करा देते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपने भी महसूस किया होगा कि हम एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं, किसी से टच होते हैं तो हमें हल्का सा करंट का एहसास होता है। उस करंट के एहसास को रोकने के लिए विद्युत अवरोधकता की परिसज्जा की जाती है। इसमें कपड़े के ऊपर स्थिर विद्युत चार्ज का रोकने का कार्य होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीसेप्टिक परिसज्जा की। एंटीसेप्टिक परिसज्जा जैसे कि आपको नाम से ही इंडिकेट है कि यह जो हॉस्पिटल्स में जो लिनन्स काम में लिए जाते हैं या हॉस्पिटल में जो वस्त्र काम में लिए जाते हैं उनके ऊपर इस तरह की परिसज्जा होती है। इस परिसज्जा का मुख्य कार्य होता है
वस्त्रों को विसंक्रमित रखना, वस्त्रों को किसी भी तरह के संक्रमण से बचाना। जो पट्टियां हम लगाते हैं, जो रुइयों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन सबको एंटीसेप्टिक परिसज्जा द्वारा परिसज्जा की जाती है। इसमें जो भी वस्त्र हम यूज़ में लेते हैं उनको एंटीसेप्टिक के घोल में डिप करा जाता है और पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पे लंबे समय तक रखा जाता है। इससे जो कपड़ा निर्मित होकर आता है वह कपड़ा कौन सा होता है? एंटीसेप्टिक कपड़ा होता है, जो कि वस्त्रों को विसंक्रमित रखता है। नो डाउट उसमें थोड़ी बहुत स्मेल जो होती है वो एंटीसेप्टिक की आ जाती है, वो परमानेंट रहती है, क्योंकि जो परिसज्जा होती है यह परमानेंट रहती है, तो इसमें थोड़ी बहुत स्मेल सी रह जाती है। फिर आता है एंटी स्कैन परिसज्जा। कई बार क्या होता है कि आपके जो वस्त्र होते हैं वो उधड़ जल्दी से जाते हैं, है ना। आप चाहे उसको कैसे भी उपयोग करें, कितनी सावधानी से उपयोग करें, वह वस्त्र जल्दी से उधड़ जाते हैं। इसके लिए एंटी स्कैन परिसज्जा करी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवशोषण क्षमता को बढ़ाने की बात करते हैं। अवशोषण क्षमता यदि ज़्यादा होती है वस्त्रों के अंदर, या अवशोषण क्षमता यदि होती है वस्त्रों के अंदर, तो वस्त्र की उपयोगिता बढ़ जाती है, वस्त्र के अंदर गंदगी आसानी से निकल जाती है, वस्त्र के अंदर गंदगी समाहित नहीं हो पाती है। तो इसके लिए अवशोषण क्षमता का बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है, और यह अवशोषण क्षमता अमोनियम के यौगिक प्रतिक्रिया के द्वारा बढ़ाई जाती है। कपड़ों की अमोनिया से यौगिक प्रतिक्रिया कराई जाती है, क्योंकि अमोनिया का रिएक्शंस जब होते हैं कपड़ों के द्वारा, तो उसके अंदर अवशोषण क्षमता अपने आप इंक्रीज हो जाती है। और यह परिसज्जा जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मिट्टी के व दाग धब्बे की अवरोधकता होती है। किसी भी तरह के दाग हो, चाहे वो मिट्टी का हो या किसी भी तरह का दाग हो, शरीर कपड़ों के ऊपर वह बहुत बुरा लगता है। चाहे कपड़े के किसी भी पार्ट पे लगाओ, बहुत बुरा लगता है। और हम उसको कई बार ऐसा होता है कि दाग नहीं निकल पाते हैं, इसलिए हम कपड़े को रिजेक्ट कर देते हैं। अब हमें कपड़े को रिजेक्ट करने से बचाना है, तो हमें मिट्टी व धब्बों के प्रति अवरोधकता का रासायनिक प्रयोग करना पड़ता है। इस धब्बों के अवरोधकता के लिए स्कॉच गार्ड परिसज्जा की जाती है। इसके ऊपर केमिकल्स का लेप लगा दिया जाता है, जिससे जो छिद्र होते हैं वह ब्लॉक हो जाते हैं। चूँकि छिद्र ब्लॉक हो जाते हैं तो किसी भी तरह के जो धब्बे होते हैं, निशान होते हैं, किसी भी तरह के, चाहे वो अनार के हों, चाहे जामुन के हों, चाहे शाही के हों, किसी भी तरह के निशान हो वो उसके अंदर समाहित नहीं हो पाते हैं और इजीली आसानी से कपड़े के ऊपर से धुल जाते हैं। पहले के टाइम पे यदि आपने पूछा, अपनी दादी नानी से पूछेंगे तो आप उनको बताएंगे, उनसे आप पूछेंगे तो बताएंगे कि हल्दी के दाग हैं, जामुन के दाग हैं, अनार के दाग हैं, आम के दाग हैं, वो कपड़ों पे लंबे समय तक रखे रहते थे, लग जाने के बाद धुलते नहीं थे। परंतु अब ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम दाग धब्बों के प्रति अवरोधक का लेप लगा दिया जाता है या इस तरह की परिसज्जा कर दी जाती है। नेक्स्ट है हम बैक्टीरिया रोधी। जैसे हमने एंटीसेप्टिक रोधी की बात करी थी, इसी तरह के हम बैक्टीरिया रोधी बात करते हैं। बैक्टीरिया रोधी परिसज्जा वह परिसज्जा होती है जो कि कपड़ों के अंदर लगाई जाती है, जिससे कि बैक्टीरिया से उन कपड़ों को किसी भी तरीके का नुकसान न हो। यह अमोनिया की यौगिक प्रतिक्रिया के द्वारा कराई जाती है। अमोनिया के जो रिएक्शंस होते हैं कपड़ों के द्वारा, उसके द्वारा बैक्टीरिया रोधी कपड़ों का निर्माण किया जाता है। स्थायी प्रेस। स्थायी प्रेस ऐसी होती है कि आपने किसी भी तरह की उसको प्रेस की आवश्यकता नहीं होती। कपड़े को आपने धोया, कपड़े को आपने सुखाया और आपने उसको तुरंत पहन लिया, उसमें किसी भी तरह की प्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। उसके अंदर जो प्रेस की जाती है वह स्थायी रूप से निर्मित होती है। कॉलर का अगर जमी हुई है उसके अंदर, तो कॉलर का जो शेप है जमा है, तो आप चाहे उसको कितनी बार धो लें, कॉलर का जो शेप है वह मेंटेन रहता है। और यह किसके द्वारा की जाती है? बहुत तेज हाई टेम्परेचर के द्वारा इसको की जाती है। रोलर्स में कपड़ों को हाई टेम्परेचर के द्वारा, हाई प्रेशर में लगाया जाता है। स्थिर प्रेस के द्वारा स्थिर परिसज्जा की जाती है। लास्ट हम देखेंगे सिकुड़न रोधी। सिकुड़न रोधी का तात्पर्य होता है कि किसी भी तरह से हमारे जो कपड़े होते हैं वो सिकुड़े नहीं, कमजोर ना हो, सिकुड़ के छोटे ना हो जाएं। इसके लिए विभिन्न तरह की परिसज्जा की जाती है। हीट सेट रोध, पॉलीमर की सतह का जमाना, इस तरह की डिफरेंट तरह की केमिकल्स रिएक्शंस किए जाते हैं और इन केमिकल रिएक्शंस के कारण जो कपड़ा निकल के आता है वह सिकुड़न रोधी होता है। वो चाहे आप उस पर
कितने बार धो लिया जाए उसमें किसी भी तरह की सिकुड़न नहीं होती है, वह छोटे साइज में नहीं होता है, उसका जो आकार होता है वह मेंटेन रहता है। तो हमने देखा कि कपड़ों के ऊपर विभिन्न तरह की परिसज्जा की जाती है, कपड़ों को ब्यूटिफिकेशन करने के लिए, कपड़ों की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए, कपड़ों के जो अवगुण होता है उनको डिक्रीज करने के लिए, कपड़ों के गुणों को इंक्रीज करने के लिए विभिन्न तरह की परिसज्जा की जाती है। परिसज्जा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक होती है यांत्रिक परिसज्जा और दूसरी होती है रासायनिक परिसज्जा। यांत्रिक परिसज्जा वह परिसज्जा होती है जो कि मशीन्स के द्वारा की जाती है और जो केमिकल्स के द्वारा उपयोग में लेके की जाती है उन परिसज्जा को बोलते हैं हम रासायनिक परिसज्जा। चाहे यांत्रिक परिसज्जा की जाए चाहे या फिर केमिकल के द्वारा परिसज्जा की जाए, दोनों का एक ही एम होता है कि कपड़ों के अंदर ब्यूटिफिकेशन इंक्रीज करना, कपड़ों के गुणों को इंक्रीज करना होता है।